स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। प्रधानमंत्री कई विदेश यात्राएं करते हैं, बड़े देशों से लेकर छोटे देशों की भी। लेकिन हाल ही में एक छोटे से आइलैंड कंट्री की यात्रा उनकी काफ़ी चर्चा में रही। ये देश है पापुआ न्यू गिनी। यहाँ के पोर्ट मोर्सबी में, यानी जो कैपिटल है पापुआ न्यू गिनी की, वहाँ पिछले दिनों फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC की थर्ड समिट हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री को वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू GCL से नवाजा गया। पापुआ न्यू गिनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा शहर और फिर ऑस्ट्रेलिया भी गए। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में हम फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC की ही चर्चा करेंगे। FIPIC का फॉर्मेशन 2014 में भारत और 14 पैसिफिक आइलैंड्स स्टेट्स के साथ हुआ था। इन 14 कंट्रीज़ में कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाटी, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू सामोआ, इस तरह के कंट्री शामिल हैं। इससे पहले इस कोऑपरेशन की मीटिंग 2014 में फिजी और 2015 में जयपुर में हुई थी। पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज़ ने मिलकर 1999 में पैसिफिक आइलैंड्स फोरम PIF का फॉर्मेशन किया था। ये एक तरह से 1971 में बने साउथ पैसिफिक फोरम का ही एक्सटेंशन था। इस फोरम में 18 कंट्रीज मेंबर्स हैं। इन कंट्रीज के बीच आपसी कोऑपरेशन के लिए बिकेटावा डिक्लेरेशन है। इस फोरम के सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले इनकी लोकेशन की बात करनी होगी। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है जो पूरे वाटर सरफेस का 46% कवर करता है और लैंड सरफेस का 33% कवर करता है। पैसिफिक ओशन ताइवान और 41 इंडिपेंडेंट कंट्रीज और 22 नॉन इंडिपेंडेंट टेरिटरीज से घिरा हुआ है। हालांकि ये देश बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स उनके लैंड एरिया से बड़े हैं। इस इलाके में कॉपर, निकेल, गोल्ड जैसे मिनरल्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और फिशिंग की काफ़ी संभावनाएं हैं। फिशिंग की अगर बात करें तो इस ओशन में पूरी दुनिया का 71% फिशनरी कैच पड़ता है। इतना ही नहीं, अनएक्सप्लोर्ड पड़ा साउथ पैसिफिक सी बेड में भी काफ़ी संभावना है। हालांकि आइलैंड्स ज्योग्राफिकली दूर दूर हैं, फिर भी एशिया और लैटिन अमेरिका को जोड़ने वाले सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बड़ी इकोनॉमीज़ हैं और यही PIF में डोमिनेट करती हैं, जबकि 14 आइलैंड मेंबर्स को अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है और उन्हें जापान, अमेरिका और चाइना से भी रिलेशंस बनाकर रखने पड़ते हैं। इस तरह देखें तो पैसिफिक ओशन का ये इलाका US, जापान, चाइना, रशिया और इंडोनेशिया के लिए खासा जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का है। इसीलिए ये देश PIF के 14 मेंबर्स को अपनी ओर खींचने की हर संभव कोशिश करते हैं। चाइना इस इलाके में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। मल्टीलैटरलिज्म के एरा में क्लाइमेट चेंज और ट्रेड निगोशिएशंस जैसे ग्लोबल इश्यूज़ पर वोट्स के फॉर्म में इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी हासिल करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। इस तरह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये कंट्रीज़ वोट चंक के तौर पर बड़ा रोल प्ले करते हैं। भारत भी क्लाइमेट चेंज और UN रिफॉर्म जैसे मसलों पर इन देशों से सहयोग की अपेक्षा करता है। कुछ कंट्रीज़ के साथ कल्चरल रिलेशंस भी हैं, जैसे फिजी के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने और मजबूत रहे हैं। यहाँ अच्छी खासी संख्या में इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। साउथ पैसिफिक रीजन में ह्यूज इंडियन डायस्पोरा भी है और इसका फ़ायदा भी भारत को मिलता रहता है। ज्योग्राफिक लोकेशन के कारण साउथ पैसिफिक का इलाका सैटेलाइट्स ट्रैकिंग स्टेशन के लिए एक अच्छी जगह है। जैसे भारत के मार्स मिशन को फिजी से भी ट्रैक किया जा रहा था। नेचुरल डिसास्टर से निपटने के लिए स्पेस और ओशन डेवलपमेंट के मामले में भारत ने इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने का ऑफर दिया है। दरअसल इन पैसिफिक कंट्रीज़ के साथ भारत के ये संबंध एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही एलिमेंट है। इसके साथ भारत आसियान से परे लुक ईस्ट पॉलिसी को ही एक्सटेंड कर रहा है। 1999 में बने पैसिफिक आइलैंड्स फोरम PIF का भारत 2002 से ही डायलॉग पार्टनर रहा है और इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC की दूसरी बैठक का आयोजन भी भारत के जयपुर शहर में हुआ था। इसके अलावा भारत सरकार ने मई 2017 में फिजी में इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस IPISDC ऑर्गेनाइज कराया था। 2019 में UN जनरल असेंबली की बैठक से इतर PM मोदी ने पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के नेताओं के साथ मीटिंग भी की थी।
ये अपनी तरह की पहली मीटिंग थी। भारत ने कहा है कि वो क्लीन एनर्जी के लिए $1 मिलियन फंड खर्च करेगा और इस इलाके में इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च की स्थापना करेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए पैन पैसिफिक आइलैंड्स ई नेटवर्क में सुधार करेगा। इंडियन एयरपोर्ट्स पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाएगी। कोस्टल एंड ओशन स्टडीज़, वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग का ऑफर दिया है। कॉलेज एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग स्लॉट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए हर पैसिफिक आइलैंड कंट्री में आईटी लैब्स बनाई जाएंगी। जेनरिक मेडिसिन के लिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की भी योजना है। हालांकि इस कॉपरेशन में कई तरह के चैलेंजेस भी हैं। 1980 के दशक तक भारत की फॉरेन पॉलिसी सब कॉन्टिनेंट तक सिमटी थी और मैरीटाइम एस्पेक्ट को इसमें बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया गया था। ये स्थिति 1991 में तब बदली जब देश ने ओपन इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया। भारत का मुख्य फोकस इंडियन ओशन पर है, जहां वो स्ट्रेटजिक और कॉमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन अब फिजी से आगे जाकर पैसिफिक कंट्रीज के साथ भी मजबूत संबंध बनाने होंगे। यहाँ सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंजेस बहुत तेजी से होते रहते हैं। ऐसे में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट ज़रूरी है और इन कंट्रीज़ के बीच मेरीटाइम बाउंड्रीज़ को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें भी जल्द से जल्द सेटल किया जाना चाहिए। बात यदि इस रीजन से भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की करें तो ये अभी भी बहुत कम है। मसलन कुल एक्सपोर्ट का सिर्फ 1.5% और कुल इंपोर्ट का 2.5% ही इस रीजन से होता है, जबकि देखा जाए तो ये इलाका लोअर टैरिफ रेट्स के मामले में काफ़ी लिबरल माना जाता है। ऐसे में ट्रेड के मामले में यहाँ काफ़ी स्कोप है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।